कार्यक्रम जनवाणी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, हमारा आज का विषय है जीएसटी 2.0 पारदर्शिता, सरलता और तकनीक की दिशा में बढ़ते कदम। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग से सहायक आयुक्त श्रीमती पूनम ठाकुर जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद दीपक जी। और एक जो ये कराधान का जो विषय रहता है मैम, ये कहीं ना कहीं आम आदमी की पहुंच से थोड़ा सा दूर रहता है और उनके लिए तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम इस तरह से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक तरह से सरलता से, ताकि आम जनमानस भी इस बात को समझ पाएँ कि ये जो जीएसटी 2.0 है या फिर जीएसटी इससे पहले भी या जो वस्तु एवं सेवा कर था उसमें क्या क्या इस तरह से चेंजेस आए हैं और आम आदमी को उससे किस तरह से लाभ हुआ है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर है वो है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। हम बातचीत करेंगे आज जीएसटी के बारे में और इसके अंदर जितने भी सुधार हुए हैं अभी तक के। जीएसटी वास्तविकता में एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। ये इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली, जो कि भारतवर्ष का अप्रत्यक्ष कर का एक सबसे बड़ा सुधार है, जो कि जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। जी। ये वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट सिस्टम के जो है एक नारे के ऊपर आधारित है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। जी। जिस भी राज्य में, जिस भी ज़िले में और जिस भी जगह पे किसी भी वस्तु या सेवा का जो है कंजप्शन होगी, जीएसटी वहीं पे जो है वो आता है। इससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो भारतवर्ष में वैट के नाम से जो था वो अलग अलग राज्यों में जो था प्रचलित था। ये जो था इसका कंजप्शन, इसके जो लेवी जो की जाती थी और कलेक्ट होता था। हिमाचल की भी अब हम बात करें तो वैट यहाँ पे 2005 से ही लागू था। लेकिन फिर पूरे भारतवर्ष में ये ज़रूरत महसूस की गई कि इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जो है सुधार किया जाए, ताकि जो कास्केडिंग इफेक्ट है, जो कर के ऊपर कर लगता है, उसको जो है वो मिनिमाइज किया जाए, ख़त्म किया जाए और डबल टैक्सेशन सिस्टम उसको भी ख़त्म किया जाए, रिफॉर्म लेके आया जाए जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो। तो जीएसटी जब ये पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तो इसे ये माना गया कि गुड और सिंपल टैक्स है। बिल्कुल सही। और ये पूरी तरह से क्रांतिकारी कराधान प्रणाली है, जो कि जो है हम कह सकते हैं कि एक भारतवर्ष में जो भी राज्य है उसमें प्रत्येक राज्य में, चाहे वो कोई आपका तमिलनाडु है, चाहे आपका चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी है, चाहे आपका महाराष्ट्र है, हर जगह पे सेम रेट ऑफ टैक्स रहेगा। बिल्कुल। और जहाँ से भी सामान चलेगा, अल्टीमेटली जहाँ पे भी गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन होगी, उसका उपभोग होगा, जीएसटी जो है उसी राज्य के और उसी प्रदेश को जो है वो आता है। तो जैसे डेस्टिनेशन बेस्ड जैसे आपने बताया, हाँ जी। तो ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं कि जीएसटी लागू हुआ है, उससे पहले जो सिस्टम रहता था वो आपका कहना है कि जब कोई वस्तु बनती थी तो उसके ऊपर डबल टैक्स लगाया जाता था। लेकिन किस तरह से उसके बाद बदलाव आया कि जो टैक्स, जैसे आपने तमिलनाडु से बात की, कोई साउथ से नॉर्थ तक पहुंच रही है, कोई चीज़ नॉर्थ से साउथ तक पहुंच रही है, तो किस तरह से आम आदमी तक वो सरलता जो है एक तरह से जीएसटी के द्वारा पहुंचाई गई। पहले जैसे कि हम बात करें, जीएसटी लागू होने से पहले हर प्रदेश के अलग अलग अपना कराधान प्रणाली थी। वैट के भी रेट ऑफ टैक्सेस अलग अलग होते थे। तो इस प्रकार से कि हर राज्य में एक ही प्रकार का रेट हो और जो है इनपुट टैक्स भी जो है वो अल्टीमेटली जो है लास्ट कंज्यूमर तक उसको जो है वो जो है उसमें प्रणाली के अंदर जो पहुँचे, इस प्रकार से इस कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए और पूरी तरह से एक इस चैनल को जो है एक सरल बनाने के लिए इसका जो है इसको लागू किया गया। और इसको इस प्रकार से लागू किया गया ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स है अल्टीमेटली उनको भी इसका जो है फ़ायदा हो, ना केवल टैक्स पेयर्स को कास्केडिंग इफेक्ट से फ़ायदा होगा बल्कि उनको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। और दूसरा जो है, जब रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स होगी, जो डिफरेंट स्लैब्स थे 1 जुलाई से लेके आपके 21 सितंबर 2025 तक का, वो आपके 5, 12, 18 और 28 थे और कुछ आइटम्स पे सेस भी लगता था। लेकिन ये जो था इससे पहले इस प्रकार से था कि विभिन्न राज्य में अपना अपना वैट होता था, अपने अपने रेट्स ऑफ टैक्स होते थे। फिर कोई चुंगी कर होता था, जैसे आप सामान बाहर से लेके आते थे, दूसरे राज्य से लेके आते थे, तब आपके ऊपर जो है वो एंट्री टैक्स भी लगता था। तो दूसरे राज्य में जाके एक और टैक्स देना पड़ता था। हाँ जी। तो फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। ठीक है। उसी प्रकार से हिडन टैक्सेस बहुत से होते थे, जैसे आपका CST है
फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपकी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, या जो सेंटर से है सैन वैट लगेगा। तो जब जीएसटी लागू किया गया तो लगभग 17 टैक्सेस को सम्माहित करके, सब्स्यूम करके जो है वो जीएसटी लाया गया। तो इस प्रकार से इसको जो है वो सरल बनाया गया और ट्रांसपेरेंट बनाया गया, और जो जीएसटी जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो लाई गई। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। खासतौर पर अगर हम जानना चाहेंगे कि जो आपने स्टेट्स की बात की कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके और टैक्स लगता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी आने के बाद जो दूसरी स्टेट थी उसका जो टैक्स का जो बेनिफिट होता है वो कम हो गया है? क्योंकि जीएसटी जो है वो किसी भी आइटम की कंजप्शन के ऊपर ही जो है उस राज्य को आता है। तो जितनी हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है, जितना गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन यहाँ होगी, जो इसका जो मूल सिद्धांत है वो कंजप्शन बेस्ड है। जी बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से हाँ, वाकई ही पहले ऐसा था कि वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स जो लगता था, अब जो है वो कंजप्शन के उस पे लेवल पे लगता है। तो जितनी हमारे स्टेट में कंजप्शन होगी, राज्य में कंजप्शन होगी, उतना जीएसटी हमें जो है वो आता है। तो जीएसटी के दो पार्ट्स होते हैं। अगर वो इंट्रा स्टेट है, एक ही राज्य से किसी भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट होती है, तो उस पे राज्य में मान लीजिए 5% किसी भी आइटम पे रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी, तो 2.5% जो है वो सेंटर को टैक्स जाता है और 2.5% जो है वो स्टेट को आता है। उसी प्रकार से अब दूसरा जैसे रेट ऑफ टैक्स है, मान लीजिए 18% है, 18%, तो 9% वो राज्य को आएगा और 9% जो है सेंटर को जाएगा। क्या बात है। फिर ये दोनों का एक तरह से बैलेंस बना के रखा गया ताकि राज्यों और केंद्र में इसमें कोई भी एक तरह से आपस में विभाजन ना हो और एक तरह से पूरी तरह से दोनों का शेयर दोनों को मिल जाए। अगर हम छोटे निवेशकों की, छोटे व्यापारियों की बात करते हैं तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है जीएसटी 2 के अंदर? जीएसटी 2.0 ये समझने वाली बात है कि ये है क्या है। जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है। जैसे पहले आपका जीएसटी आया, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए, व्यापक सुधार किए गए, लेकिन अभी और भी सुधार की गुंजाइश थी। वो जीएसटी 2.0 है। जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है वो जीएसटी 2.0 है। इसके अंदर ना केवल एक ढांचागत सुधार किया गया है, बल्कि इसके अंदर जो है वो रेट्स को रैशनलाइज किया गया है। उसी प्रकार से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है आपका कि छोटे व्यापारियों को, तो छोटे व्यापारियों को उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके थ्रू प्रदान की गई है। वो हम बात करें तो जैसे आपकी एमएसएमईज हैं या स्टार्टअप्स हैं, बिल्कुल उनको पंजीकरण से लेके उनको जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें और जो रिफंड लेने का जो प्रोसेस है, इन सब के अंदर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है जीएसटी 2.0 के अंदर। हाँ जी। अगर हम बुनियादी तौर पर आपने बात की कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, ढांचागत जो है सुधार किए गए हैं, ढांचागत सुधार किस तरह से किए गए हैं जीएसटी 2.0? हाँ जी, जो मेन पिलर है जीएसटी 2.0 जिसके ऊपर फोकस है वो है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जिसकी हम बात करें। जो ढांचागत है उसके अंदर आप जब हम बात करेंगे, जैसे कि पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो भी आपके कोई सामान आपका आया, रॉ मटेरियल आया, उसके ऊपर कितना रेट ऑफ टैक्स था, या जो सामान बनने के बाद जो है अब जब उसकी बिक्री होती है तो उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई जब हुई तो वो रेट ऑफ टैक्स क्या है। जब इन दोनों रेट ऑफ टैक्सेस के अंदर डिफरेंस होता है, मींस आपके रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स है और आपकी आउटवर्ड जो सप्लाई जा रही है मैन्युफैक्चर होकर उसके ऊपर अगर कम रेट ऑफ टैक्स है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अकोमोलेट हो जाता है। तो इस जीएसटी 2.0 के अंदर जो एक ढांचा का सुधार किया गया, जो सबसे बड़ा ढांचा का सुधार था वो ये था कि इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो करेक्शन की जाए ताकि बहुत ज़्यादा आईटीसी अकोमोलेट ना हो। क्योंकि आईटीसी अगर अकोमोलेट होगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर ऐसी कोई आइटम्स है कि जो सेम ही उनका इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई है, एक ही प्रकार के उनके HSN कोड्स हैं, तो उनको जो है आईटीसी अकोमोलेशन पे रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उसकी एडजस्टमेंट की गई, वो रिफॉर्म किया गया इसके अंदर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ताकि इसको जो है वो फिक्स किया जाए ताकि जो आपकी कैपिटल है, क्योंकि कभी भी कोई व्यवसायी है उसको वो कैपिटल जो है वो फ्री करनी पड़ती है ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके, उसका मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सके। तो आईटीसी की यूटिलाइजेशन हो सके, रजिस्ट्रेशन के अंदर कम वक्त लगे, ये भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। उसी प्रकार से और भी जो हमारे बैकएंड सिस्टम है जीएसटी का काम करने का, या जो ई-वे बिल का सिस्टम है, या जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है, या जो रियल टाइम ट्रैकिंग का सिस्टम है, उन सब के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग में भी। रिटर्न फाइलिंग में अब ये है कि अब जो आपने 3B भरनी है किसी भी टैक्स पेयर ने, वो उसकी आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड हो जाएगी वो, और वो अपने आप से ही वो जो है रिटर्न फाइलिंग जो है, जो 3B भरा जाता है, कितने लेवल तक का भरा जाता है, कौन से लेवल के व्यापारी भरे होते हैं?
इसके अंदर जो है वो विभिन्न वर्ग रहते हैं जी। जैसे आपके अगर कंपोजिशन वाले टैक्स पेयर्स हैं जी। तो वो भरते हैं, उनकी जो रिटर्न फाइलिंग होती है उसको हम CMP 08 बोलते हैं। ओके। लेकिन जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनकी 2 कैटेगराइजेशन होती है। जो 5 करोड़ तक के व्यापारी हैं वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स भी हो सकते हैं या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग मंथली पेमेंट में भी जा सकते हैं। तो उनकी जो रिटर्न फाइलिंग होती है उसको हम GSTR 3B कहते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार से होती है। एक फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम बोलते हैं मंथली फ्रीक्वेंसी, कि वो हर महीने के समाप्ति के अगले महीने की 20 तारीख तक जो है उन्होंने रिटर्न फाइल करना, अगर वो 5 करोड़ से ऊपर तक के हैं। अगर 5 करोड़ तक के हैं तो उनको जो है QRMP, वो मतलब जो क्वार्टरली उनका रहता है, तो उनको क्वार्टर के समाप्ति के बाद, जैसे एक साल के 4 क्वार्टर रहेंगे, अप्रैल मई जून का जो है वो 24 जुलाई तक वो भर सकते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर वो 24 अक्टूबर तक भर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो 24 जनवरी तक रिटर्न भर सकते हैं। और जनवरी फरवरी मार्च 24 अप्रैल तक भर सकते हैं। तो अगर हम रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो उनका जो है वो 24 तारीख जो है क्वार्टर के समाप्ति के अगले महीने की 24 तारीख तक, अगर हम हिमाचल की बात करें। जी। हाँ जी। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने समय पर फाइल ना कर पाए तो किस तरह के पेनल्टी के प्रावधान भी रहता है? हाँ जी। तो जब भी कोई भी रिटर्न अगर लेट फाइल करते हैं तो उसके अंदर सिस्टम से ही जो है लेट फी लगती है, ऑटोमेटिकली सिस्टम से लेट फी लगती है। और जितनी उनकी कैश की देनदारी होती है, मान लीजिए टोटल लाइबिलिटी जो है, कुछ वो अपने ITC से सेट ऑफ करते हैं, कुछ पे वो कैश जमा करवाते हैं। तो जितना कैश की देनदारी वो लेट जमा कराएंगे सरकारी खजाने में, उसके ऊपर उनको जो है वो इंटरेस्ट का भी प्रावधान रहता है। जहाँ तक आप पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी तो स्वयं से व्यवसायी नहीं लगाएगा, लेकिन जब वो विभाग के अफसर के किसी के भी संज्ञान में आएगा और जब उनको नोटिस हम भेजेंगे तो उसके अंदर लेट फाइलिंग के ऊपर जो है टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट और लेट फी के साथ साथ जो है वो इसका पेनल्टी के भी प्रावधान होते हैं। हाँ जी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पारदर्शिता की आपने बात की है, ख़ासतौर पर अगर हम पारदर्शिता की बात, कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिसमें पारदर्शिता अच्छी तरह से GST 2.0 में सुनिश्चित की गई है? जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, ये पहले लाई कैसे जाएगी जी। ये है आपका जितना भी आप जो डाटा एनालिसिस है, ये पूरा का पूरा GST 2.0 जो है ये डाटा ड्रिवन जो है, इसके ऊपर फोकस रखा गया सरकार ने। तो डाटा को पहले एनालाइज करेंगे, फिर रियल टाइम ट्रैकिंग के आधार पे जो है ई-वे बिल के द्वारा और ई-इनवॉइसिंग के द्वारा जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। जहाँ तक वर्ग की बात है तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो वर्किंग में, ना केवल व्यवसाय की वर्किंग में, बल्कि जितने भी आपके और बिजनेसमैन हैं, चाहे आपके MSMEs हैं, चाहे आपके स्टार्टअप्स हैं, चाहे आपका सरकारी महकमे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये सब के सब अब हम भी जैसे हम काम करते हैं तो हम भी अपने डाटा एनालिसिस से और AI टूल से, जो भी हमारे GST के बैकएंड पोर्टल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस के आधार पे हमें जो है वो पूरा का पूरा ट्रैकिंग रहती है। रियल टाइम बेसिस पे हम ये देख पाते हैं कि जैसे मान लो आपका ई-इनवॉइस है जी। अगर कोई भी व्यापारी जो अब इसको जो है वो उनको क्या कर दिया गया है, अब उनको मैंडेटरी कर दिया गया है 5 करोड़ तक के व्यापारी को कि आपने ई-इनवॉइसिंग करनी है, वो जरूरी होगी। हाँ जी। तो इसको जो है फेज्ड मैनर में शुरू किया गया है। ये आपका 1 अक्टूबर 2020 से इसको लागू किया गया है, लेकिन अभी पहुंचते पहुंचते जो है इसको 5 करोड़ तक के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि आपने जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं, ठीक है, आपने उनको अपने इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल के ऊपर जो है इनको आपने पंजीकृत कराना है, इनको डिक्लेयर करना है। पहले 500 करोड़ से शुरू हुआ ये एग्रीगेट टर्नओवर, उसके बाद 100 करोड़ तक के टैक्स पेयर्स को इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया, फिर 50 करोड़ तक के, फिर उसको जो है 10 करोड़ तक लाया गया। लेकिन 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ तक के जितने भी व्यवसायी हैं उनको, हाँ जी, बिजनेस टू बिजनेस जितनी भी उनकी ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजनेस टू बिजनेस, उनको वो अपनी जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर ई-इनवॉइसेस जो है वो उनको जनरेट करने पड़ेंगे। और अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो 30 दिन के भीतर अपने ई-इनवॉइसेस को IRP पे भी जो है वो वैलिडेट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। इससे क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात करेंगे तो जो आपकी फेक इनवॉइसिंग है उसको रोका जा सकेगा।
तो वो जो फ्रॉड्स हैं उनको रोका जा फ्रॉड्स को सकेगा। रोका जा हाँ सकता है। जी, बिल्कुल, मैं यही बात उस करने तरह जा से रहा था। आपकी ट्रांसपेरेंसी खासतौर पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है खासतौर पर पारदर्शिता लाने में, अगर हम GST 2.0 की बात करते हैं, या उससे पहले क्या कुछ डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस आया है? हाँ जी, जहाँ तक मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, जी। इसके अंदर ये यूज़ करता है पूरा का पूरा डाटा, उसको ट्रैकिंग एनालाइज किया जाता है, उसकी जी। ट्रैकिंग की जाती है। तो जो हमारा GST बैकएंड पोर्टल है, जी। वो स्कोर के को जो है वो उसकी मैपिंग करते हैं पहले, जो भी एप्लीकांट होता है, जो भी हमारे यहाँ पे पंजीकरण करवाना चाहता है, जो उसके पहले का क्या हिस्ट्री है। मान लीजिए कोई भी एप्लीकांट हमारे पास पंजीकरण के लिए फॉर्म अपना जो है वो भरते हैं, सबमिट करते हैं, तो अगर उनका पैन के आधार पे कोई भी हमारे पास पहले का कोई ऐसी हिस्ट्री है, या उनकी जो ट्रांजैक्शन किस प्रकार से है, या उनकी और कोई भी डाटा है, तो उसके आधार पे जो उनकी मैपिंग होती है कि इसका जो रिस्क स्कोर है वो क्या है। अगर रिस्क स्कोर जो है 5 से कम है, तो उसको जो है मीडियम या लो रिस्क बेस के ऊपर जो है हमारे सिस्टम पे वो ऑटो पॉपअप किया जाता है, उसकी स्केलिंग कर दी जाती है रिस्क के आधार पे। ये AI एप्लीकेशन को ही यूटिलाइज कर रहा है इस प्रकार से जो है डाटा के आधार पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि वो फेक आधार अपना यूज़ करते हैं। एक ही मोबाइल पे, एक ही अपनी ईमेल पे वो 10-10, 15-15 रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जो कि फेक होती है, जो सर्कुलर, हाँ जी, सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए और फेक इनवॉइसिंग के लिए करते हैं। तो उन सब को जो है AI एप्लीकेशन के जरिए पे ये जो हमारा GSTN का सिस्टम है वो उसको ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद उसका रिस्क बेस स्कोर बनाते हैं। अगर ये स्कोर 5 और 5 से ऊपर है तो हमारे यहाँ पे जो है हमारे स्क्रीन पे उसको जो है स्कोर रेड आ जाएगा और उसको हाई रिस्क स्कोर पे माना जाएगा। तो इस तरह से उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है कि किस तरह से उसका रिकॉर्ड रहा है, उसके बेसिस पे उसकी स्केलिंग की जाती है, तभी उसकी ट्रैकिंग हो सकती है। तो दूसरी हम बात कर रहे थे कि AI और किस प्रकार से कारगर है। तो रजिस्ट्रेशन में तो वो स्कोर को जो है वो कर देगा, उसी प्रकार से आपकी रिटर्न फाइलिंग में भी जो है वो मिसमैच को, या जो आपकी कोई भी ऐसी है कि वो फेक इनवॉइसिंग तो नहीं हो रही है, जैसे हमने बात की ई इनवॉइसिंग की, तो अगर कोई भी टैक्स पेयर अपने प्रॉपर ई इनवॉइसिंग को फाइल करता है, जनरेट करता है, तो वो फ्रॉड से बच सकता है, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे जो है उसकी वैलिडेशन होगी। जैसे ई इनवॉइसिंग बनेगा तो ऑटोमेशन के जरिए जो है उसकी GSTR 1 बन जाएगी और वहीं से उसका ई-वे बिल का भी पार्ट जो है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही कारगर हैं। तो ई-वे बिल की आपने बात की, तो छोटे व्यापारियों के लिए किस तरह से वो लाभदायक हो सकता है? ई-वे बिल जो है वो जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं जो 50,000 से ऊपर जो भी आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी टैक्सेबल सप्लाई है, अगर वो 50,000 से ऊपर है, ठीक है, और मोटर व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ई-वे बिल को बनाना जो है वो अनिवार्य है। तो जहाँ तक हम छोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं, अगर वो भी कोई सामान लेके आ रहे हैं और उस सामान की जो कीमत है वो 50,000 से ऊपर है, वो इनवाइस पे है या बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू डिक्लेयर्ड है, या कोई भी एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी चलान पे ले जा रहे हैं जो अदर देन सप्लाई है, तो उन सबको ई-वे बिल बनाना आवश्यक है। तो छोटे व्यापारियों को भी मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ई-वे बिल बनाना जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। तो छोटे व्यापारी भी, चाहे कोई किसी भी वर्ग के हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो मूवमेंट ऑफ सप्लाई है, तो जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी कंसाइनमेंट जाती है, तो ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होता है। तो एक तरह से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे, तो हम तो चाह रहे थे कि जितने हमारे व्यापारी हैं तो पहले वो चलान भी बनाएंगे, उनका बिल भी बटेगा, तो फिर ई-वे बिल भी साथ में एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक लंबी उनके लिए प्रक्रिया नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, ये तो जैसे हमारी ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि मूवमेंट के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, कंपल्सरी है। ठीक है। अगर कोई व्यापारी किसी सामान को बेचता है जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और नॉर्मल टैक्स पेयर और वो सप्लाई जो है टैक्सेबल है, तो उसको इनवॉइस जारी करना पड़ता है। अगर सप्लाई एग्जम्प्ट है या कंपोजिशन वाला टैक्स पेयर है जो मध्यम वर्ग का है, जो 1.5 करोड़ तक का ही है और उसने अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में ला के रखा है, तो वो जो है जारी करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। अगर एक व्यापारी अपने गोडाउन से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स को भेजता है, तो वो डिलीवरी चलान बनाता है। या कोई सरकारी महकमा है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को सामान देता है, कोई गुड्स देता है, मान लीजिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को देता है कोई किसी भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो डिलीवरी चलान पे सामान जाता है। तो जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान,
इन 3 डॉक्यूमेंट्स पे अगर कोई भी गुड्स की मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट है सप्लाई के लिए, मतलब बिक्री के लिए, या अदर देन सप्लाई के लिए, तो ई वे बिल बनाना आवश्यक है। और ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हर एक, क्योंकि 2018 से 1 अप्रैल 2018 से ये जो एग्जिस्टेंस में आया ई वे बिल, तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसको ऐप के माध्यम से, SMS के माध्यम से, एंड्रॉयड ऐप से जो है या सिस्टम से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन जो है वो सप्लाई की जाती है। इसमें 12 डिजिट का नंबर जो होता है वो आ जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई जो है डॉक्यूमेंट ही लेके चलना साथ में। अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे अगर उसका नंबर है तो उससे भी उसकी वैलिडेशन हो जाती है। तो ये सरल प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं ख़ासतौर पर, जब हमने आम आदमी की बात हम करते हैं ख़ासतौर पे, आम आदमी के लिए GST 2.0 में क्या क्या कुछ सुविधा दी गई है? आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये तो GST 2.0 जो है वो एक उत्सव की तरह है। बिल्कुल। तो इसमें जितने भी आपकी एसेंशियल गुड्स हैं, जो आपकी जितने भी रोज़मर्रा की आइटम्स हैं, वो सारे के सारे उनका जो है, आप अगर हम खान पान की बात करें तो पहले से ही आपके जो खुला अनाज है वो तो पहले से ही GST में एग्जम्प्ट है। बिल्कुल। लेकिन जितने भी आपके सीरियल्स हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, खान पान की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के आपके FMCG प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो 5% पे लाए गए हैं। खुला अनाज तो पहले ही एग्जम्प्ट है, ठीक है। दूध, अंडा, ब्रेड, ये सब चीज़ें तो एग्जम्प्ट लिस्ट में हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी आइटम्स जो हैं उनको 12 से 5% पे लाया गया। लगभग मैं आपको कहूँ कि 91% आइटम्स जो है, 91 to 99% ऑफ द आइटम्स जिनका 12% पे जो टैक्स था उनको 5% पे शिफ्ट किया गया। वो आम आदमी के लिए बहुत लाभदायक, तो बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे हम बात करें, आपका शैम्पू है जी, हेयर कंडीशनर है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, या शेविंग क्रीम्स है, उनको 18% पे, आप सोचिए 5% पे लाया गया है। बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। स्विंग मशीन्स हैं, उसके पार्ट्स हैं जो सिलाई की है, उसको 12 से 5% पे लाया गया है। उसी प्रकार से आपका ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहे चीज़ है, चाहे आपका बटर है, ये सब चीज़ें 12 से 5% पे लाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम बात करें तो इसीलिए इसको उत्सव कहा गया, क्योंकि रिसेंटली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, चाहे आपके फ्रिज हैं, ACs हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, इन सब को 28 से जो है 18% पे लाया, क्योंकि एक नेसेसिटी हो सकती है। कभी हो सकता है किसी ज़माने में ये लग्जरी आइटम्स होती होंगी, टीवी, फ्रिज वगैरह, लेकिन आज के समय में ये नेसेसिटी है और हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार ने तो इनको 28 से 18% पे लाया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक आपके आइटम्स हैं। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ भी काफ़ी सुधार हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस में हो, या फिर हम गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, ये जो 3 सेक्टर्स है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। उसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगी आपके हेल्थ सेक्टर पे। इसको और ज़्यादा जो इसकी जो इंश्योरेंस है, जो आपके हेल्थ सेक्टर में हम बात करें तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टोटली इनको 18% से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, इसको ज़ीरो कर दिया गया है। उसी प्रकार से बहुत सारे आपके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको या तो एग्जम्प्ट कर दिया गया है या फिर उनको बिल्कुल 5% के ऊपर रखा गया है। जो एसेंशियल आइटम्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स को जो है वो 0 पे कर दिया गया, या थर्मामीटर हैं, या क्लिनिकल ड्रग्स हैं, या डायग्नोस्टिक किट्स हैं आपके, उन सब को भी जो है 18 से 5% पे किया गया, 12 से 5% पे कर दिया गया। उसी प्रकार से आपने दूसरी बात की जो है आपके जो है एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर आपका एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सुधार हुआ है। बहुत सारी आइटम्स जो हैं, जो बच्चों की किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको जो है 12 से 5% पे कर दिया गया है। उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी, चाहे आपके ट्रैक्टर्स हैं उनको 12 से 5%, ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं या पार्ट्स हैं उनको 18 से 5%, जो आपकी इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, उसको भी 5% पे लाया गया है। उसी प्रकार से आपकी सॉइल की प्रेपरेशन है, या जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इन सब में भी 12 से 5% पे जो है वो इनकी आइटम्स को जो है, इक्विपमेंट्स को जो है 5%। किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है। किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, एजुकेशन में बच्चों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, और अपने आम नागरिक को भी जो है इसको बनाया गया है सिटीजन फ्रेंडली, बिल्कुल, मध्यम वर्ग की खासतौर पे बिल्डअप किया जा सके। अगर हम बात करते हैं खासतौर पर गाड़ियों की, अगर हम बात करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो GST में टैक्स स्लैब में कमी की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो गाड़ियों की अगर हम बात करें तो गाड़ियों का ऐसा है कि जितने भी आपकी ये 1200 cc तक की जो गाड़ी है, आपकी LPG या CNG जो गाड़ी है, पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है 1200 cc तक,
और 4000 mm से नीचे की जो गाड़ी है उसको 28 से 18%, लेकिन इससे बड़ी जो गाड़ी है उसको 40% पे रखा गया, जो बड़ी गाड़ी है, एसयूवी गाड़ी है या जो दूसरी गाड़ियां हैं। उसी प्रकार से डीजल की जो व्हीकल्स हैं वो 1500 सीसी तक या 4000 mm तक की जो गाड़ी है उसको, वो चाहे वो आपकी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनको 18% पे, इससे जो बड़ी गाड़ी है 4000 mm से जिसकी लेंथ बड़ी है उसको 40% पे रखा गया। जी, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं कि इस जीएसटी 2.0 में देश के हर नागरिक का, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और उम्मीद करते हैं कि हर वर्ग को इससे पूरा लाभ होगा। अंत में आप किस तरह से सम अप करना चाहेंगे जीएसटी 2.0 के लाभों को? मैं आपके माध्यम से ये सभी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जीएसटी 2.0 ये केवल एक सुधार नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आओ हम सब मिलके इस पारदर्शी, सिंपल और जो तकनीक के आधार पे जो टैक्स सिस्टम है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं ताकि हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। जी बिल्कुल। पूनम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए। आपने जीएसटी 2.0 की पारदर्शिता, तकनीक किस तरह से यूज़ हो रही है और ख़ासतौर पर सरलता किस तरह से यूटिलाइज़ हो रही है, इन तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे सोशल मीडिया ऐप्स को भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।